आप देख रहे हैं JKUT 7 में आपका दोस्त मोहम्मद रफी। पल पल की अपडेट जो है JKUT 7 पे आपको आपके अपने श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए, जितने भी हमारे भारत के लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइबर जरूर करें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज हम उस हस्ती से बात करने के लिए जा रहे हैं कि किसी के मोहताज नहीं। तो आज हम वार्ड नंबर 7 के जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो हम उनसे बात करेंगे और उन्हीं से नाम हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर JKUT 7 में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर नाम बताइए अपना सर। धन्यवाद रफी साहब, मेरा नाम सुभाष चंद्र समकरिया है। जी मैं वार्ड नंबर 7 का रहने वाला हूँ जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA से रिटायर हुआ हूँ। जी। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है सर कि आपने अब आप जो है पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी आप पार्टी ज्वाइन करोगे तो जब आप पार्टी ज्वाइन करोगे सबसे मेन मुद्दा जो है आपने जो उठाया है, जब पार्टी आप ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं तो मेन मुद्दा जो है किस बेस पे आ रहे हैं पार्टी के बीच में, क्या आप लोगों की समस्याएं जो है, क्या उन समस्याओं को नजरअंदाज करके आप क्या देखना चाहते हैं कि लोगों की बहुत सारी मुश्किलें हैं। कोई जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारी सरकारों ने काम किया, यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, गरीब आवाम है, गरीब जनता जो है उनकी कोई रखवाली नहीं कर रहा है, उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, उनकी जो समस्याएं हैं वो अधूरी ये सरकारें छोड़कर जा रही हैं। तो आप किस मुद्दे पे आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमारे JKUT 7 के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं सर? रफी साहब, ऐसा है जैसा कि मेरा तजुर्बा जो बोलता है, जी मैं 1978 से लोगों के साथ जुड़ा हूँ। जी नौकरी करने से पहले भी लोगों की सेवा करता था। जी उसके बाद नौकरी के बीच में भी जहाँ तक हो सका मैं लोगों से मिलता रहा जी और फील्ड में जाने से मुझे ये एक महसूस हुआ है कि जो मेरे SC के लोग हैं और ST के लोग हैं, जी खास करके इसमें महाशा है, चमार है, मेघ बिरादरी है, जी या गुज्जर है और बकरवाल है। जी इसके अलावा भी जी मैं ज्यादा ये ना कहता हुआ कि SC ही गरीब है, जनरल कास्ट के लोग भी काफी हमने देखे जो गरीब लोग हैं। जी उनमें क्या है कि एरिया में जब हम जाते हैं तो जब गुज्जर बकरवाल और किसी शेड्यूल कास्ट का एरिया आता है जी तो वहां से गली जो है वो कच्ची शुरू हो जाती है। जी मतलब उनका रास्ता कच्चा है और जहाँ तक स्वर्ण कास्ट है वहां तक रास्ता पक्का होता है। इसका ये आपका यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, आपका यही मुद्दा है कि जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं वहां तक जो और बाकी समाज के लोग रहते हैं वहां तक जो गलियां हैं वो पक्की होती है, जब और समाज के शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं, गुजर बकरवाल लोग आते हैं, उनकी जो गलियां हैं वो कच्ची होती है। ये मैंने काफी एरिया में देखा कुछ लोगों का, ऐसा नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि उस एरिया में अगर वो समझो कि शेड्यूल कास्ट या बकरवाल के एरिया का जो गुजरों का एरिया अगर कच्चा आया है तो उसमें अगर कोई जनरल कास्ट का भी है जी, पंडित है, ब्राह्मण है, राजपूत भी है, तो वो भी उसमें पिस जाते हैं जी, क्योंकि उनके 2-4 घर ही होते हैं जी, तो उनकी वजह से वो भी है। ये पता नहीं क्या बात है, ये मैंने एक महसूस किया है जी, क्यों ग्रांट तो सबके लिए आती है जी, तो फिर इस ऐसा क्यों होता है? जी, जहाँ तो वो किसी सियासी पार्टी से बाज़ाब्ता होते होंगे ऐसी से कि जहाँ उनका कोई रोल नहीं होता है, तो उस वजह से जहाँ फिर ये जो पार्शियलिटी है ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों होती है। इसके लिए भी काम करेंगे और खास करके मेरे गुज्जर बकरवाल लोग जी, तो नदियों नालों में सरकारी जगह पर रहते हैं जी, भाई, इनको क्यों ना सरकार कोई ऐसी स्कीम बनाए कि इनको थोड़ी बहुत जगह परमानेंट दे दे जो खज्जल ना हो। जी, जब बाढ़ आती है बह जाते हैं। 1987 में लोग बह गए तो कठुआ में आ गए और किसी जंगलों में रहना शुरू कर दिया, दरियाओं के किनारे रहना शुरू कर दिया, जमीन सरकारी ले ली। तो ठीक है, सरकारी जमीन तो सरकार वापस ले सकती है, लेकिन उनको थोड़ी बहुत तो रहने के लिए जो है उनको देनी चाहिए, जो उनको पता हो कि ये हमारी अपनी है। जी, ये तो उनका मसला है। दूसरा मसला एक और है जी, कि जब ये गुज्जर और बकरवाल लोग जब पहाड़ों में जाते हैं, जी सर, जब ये बैसाख महीने में, अप्रैल महीने में जाते हैं पहाड़ों में, तो रास्ते में इनके पास रुकने के लिए जगह नहीं होती है। जी, तो जगह जो किनारे पे जो सरकारी जगह होती है वो इस तरीके से सरकार बनाए कि कोई 1 कनाल 2 कनाल की जगह जो घेर के रखे, जो सिर्फ इनको उन दिनों के लिए
ठहरने के लिए दी जाए। जी ये लोग रास्ते में लेट जाते हैं, मवेशी रास्ते में रखते हैं, खाना रास्ते में बनाते हैं, रात को गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहा है, कोई आ रहा है, हादसा होने का खतरा रहता है। जी तो इसके लिए भी काम करेंगे। और इनके लिए उस वक्त कोई सुविधा नहीं होती कि रास्ते में 2 बजे कोई इनकी औरत बीमार हो गई तो उनको कोई एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है। जी इस तरीके से काम करेंगे। और जो शेड्यूल कास्ट भाई हैं, जी इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक मसला है ग्रांट का, जो ये प्राइम मिनिस्टर आवास योजना कहते हैं। जी भाई योजना तो बन गई है, लोगों को पैसे बहुत मिल रहे हैं। जी मैं धन्यवाद करता हूँ भारत सरकार का कि वो लोगों को बहुत पैसे दे रहे हैं कि मकान बनाओ। जी लेकिन परेशानी क्या आती है कि एक गरीब आदमी जब उसको एक आवास योजना की स्कीम के तहत उसको पैसे मिलते हैं तो वो 3 किस्तों में मिलते हैं। जी तो वो कहते हैं कि पहले आप प्लंथ भरो, उसके बाद आपको पैसे देंगे। जी फिर वो कहते हैं जी फिर दीवारें दो, उसके बाद पैसे देंगे। फिर कहते हैं जी लेंटर डाल लो अपने पैसे से, फिर पैसे देंगे। तो होता क्या है, वो कुछ गरीब आदमी ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, अपने गहने गहने डाल करके सूद पर पैसे लेते हैं, उधार लेते हैं, और बड़ी परेशानी होती है उनको। वो फिर जाके वो पैसे लगाते हैं, फिर उनको वो किस्त मिलती है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो म्यूनसिपैलिटी कमेटी होती है या कोई भी सरकारी दायरा जो उनको ग्रांट देता है, तो वो ऑफिसर या वो जो इंचार्ज है या जो चेयरमैन है, वो क्यों ना किसी ऐसी स्कीम बनाए कि किसी जो सीमेंट वाले हैं, सरिया वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बात करें कि भाई आप इनको उधारी दे दो, हम आपको चेक जो है आपको दे देंगे, जी ताकि ये गरीब लोग जो है पैसे मांगने को मजबूर हो जाते हैं, वो बच जाएं। जी उनको मतलब वो तो फिर परेशानी तो वही रही ना, जी परेशानी तो पैसे की है। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग पैसे ले लेते हैं, मकान नहीं बना पाते, इसलिए वो स्कीम इन्होंने शुरू की। जी इसका भी हल निकालें। तो हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको कहीं ना कहीं से पैसे करके देते हैं, फिर वो लेंटर डालते हैं और फिर वो आगे बेचारे अपना काम चलाते हैं। ये एक परेशानी छोटी सी है। तो तीसरा सवाल मेरे लिए सर आपके लिए है कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी ने एक अभियान चलाया था कि भारत को नशा से मुक्त करना है। जी तो थोड़े दिनों के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर, जम्मू के अंदर, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर एक एलजी मनोज सिन्हा जी जो हैं, वो एक ऑर्डर निकालते हैं कि हर दुकान पे जो किराना स्टोर होंगे, हर दुकान पे, किराना स्टोर पे जो बियर का इस्तेमाल होगा, बियर का डैम्प जो होगा, हर दुकानों पे जो बड़े-बड़े बियर हाउस होंगे, बड़े-बड़े स्टोर होंगे, किराना स्टोर होंगे, वहां पे लेवल होगा। क्या इसके बारे में आप नजरिया से क्या कहना चाहते हैं कि ये जो इसमें एलजी मनोज सिन्हा ने जो कानून लाया, क्या ये अच्छा है? इससे हमारा भविष्य जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छा बनेगा या इससे कोई खस्ता हालत होगी? रवि साहब, मैं इसके लिए ये कहूँगा कि ये जो कानून जो भी बनाते हैं, जो स्कीमें बनाते हैं, वो अच्छे के लिए बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि जिनके लिए आप बना रहे हो जी वो लोग किस किस्म के हैं। जी हमारे लोग गरीब हैं, यहाँ पर ज्यादा तबका जो गरीब है, जी और शौक तो सभी पूरा करना चाहते हैं, जी खाते पीते तो सभी हैं। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि स्कीम कोई बात नहीं, स्कीम अच्छी है, ये चलनी चाहिए। लोगों को सुविधा है कि कौन कैंटीन में जाएगा, कौन उसमें लाइन में लगेगा, तो ये एक बिक्री आम हो जाए। लेकिन इसके लिए खतरा ये है जी कि वहाँ पर औरतें भी लेना शुरू हो जाएंगी। जी जो ज्यादा पीने वाले लोग हैं वो अपनी औरतों को कहेंगे तो भाई सामान लेने जा रही है, 2 बोतल बियर की भी ले आना। जी तो वो एक आम बात हो जाएगी। इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए। ये जितनी कंट्रोल में हो इतना जरूरतमंद लोगों को ही मिलेगी, ना कि एक आम आदमी को। जी वो तो फिर ऐसे दुकान पर मिलना शुरू हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि 15 साल का लड़का भी जाके ले आएगा, जी बच्चा भी जाके ले आएगा, और हर एक को मशहूरी हो जाएगी तो भाई बीयर जहाँ मिलती है पीनी चाहिए। मैं कहता हूँ पीनी चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। वो जितनी कंट्रोल होगी, जितनी उस पर रुकावट होगी, उस ढंग से मुश्किल से लेंगे तो नशा फैलेगा नहीं, जी जरूरतमंद को ही मिलेगी। जी तो मैं ये चाहता हूँ कि स्कीम बनाए, स्कीम कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऐसे ढंग से बनाए कि कैसे मिलनी चाहिए, कैसे, उस पर थोड़ी सी कंट्रोल जरूरी है उस पर। वो एक शरेआम दुकानों पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई असर जो अच्छा जाएगा समाज में। तो तीसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे
हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर, तहसील बिलावर के अंदर, जैसे जम्मू के अंदर जो बड़े बड़े स्टोर हैं, वेयर हाउस हैं, तो 2-3 दिन से पहले एक जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर ऑर्डर आया है कि जो ये रिलायंस स्टोर जो है वो खुलने वाले हैं। क्या इससे जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे लोकल स्टोर हैं यहाँ के, क्या इसके नजरिए से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो स्टोर खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए? जो अभी अभी ऑर्डर आया है 2-3 दिन से पहले कि जम्मू में रिलायंस स्टोर जो है वो खुलने वाले हैं, कुछ खुल भी गए हैं, कुछ और भी अभी खुलने वाले बाकी हैं। तो इससे हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, तो क्या उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि ये स्टोर खुलना चाहिए या बंद होना चाहिए ये? देखिए, इसके लिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर एक किस्म का आदमी नहीं होता है। जो तबका अमीर तबका है, जिनके पास सामान लेने को टाइम नहीं होता है, वो गाड़ी में जाते हैं, हाल में जाते लिस्ट बनाते हैं, रेट भी पूछते नहीं है जी, है ना, लिस्ट बनाते हैं, सामान इकट्ठा ले आ जाते हैं। जी, लेकिन जो गरीब आदमी है वो वहां नहीं जाना चाहता। जी, वो तो पहले अपने कपड़े देखेगा कि भाई मैं स्टोर के अंदर के जाने के लिए लायक भी हूँ कि नहीं। जी, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं कहता हूँ खुलने चाहिए, जो उनको सुविधा है, जो जा सकते हैं, जी, है नहीं? इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें तरक्की भी होनी चाहिए। शहर अच्छा लगता है, खूबसूरत शहर लगता है, बड़े बड़े स्टोर आएंगे तो उसके लिए लोगों को जानकारी होगी। फॉरेन की एक वो बनेगी स्कीम की, जैसे फॉरेन में होता है ना, वो सिस्टम ठीक है, मैं समझता हूँ। जी। गरीब आदमी जो नहीं जाना चाहता भाई, उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो दुकानों से ही ले। अगर ना जाना चाहते, आज़ादी तो सबको है, जहाँ से मर्जी ले। तो मैं नहीं समझता कि बड़े स्टोर खुलने से किसी को कोई घाटा है या नुकसान है, ये ठीक है स्कीम। अच्छा, एक और आपसे बात पूछना चाहता हूं मैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे डेली वेजर वर्कर हो, चाहे वो पीएचई का वर्कर हो, कोई भी हो, जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी समाज के लोग जो बिजली डिपार्टमेंट के, आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट के, पीएचई डिपार्टमेंट के जो लोग काम कर रहे हैं इस टाइम, डेली वेजर जो लोग हैं उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं। डेली वेजर जो है 3-4 दिन पहले ही यहाँ एक हादसा जम्मू में हुआ कि एक कर्मचारी बिजली का डिपार्टमेंट का, उसने 47 साल नौकरी की, 47 साल नौकरी करके वो बेचारा डेली वेजर था, उसको करंट लगने से उसकी मौत हो गई। तो उसके घर में कोई डिपार्टमेंट गए ही नहीं। तो उसके बारे में बेरोजगारी है, इनको पिटाई कर रहे हैं, पुलिस इनको पकड़ धकड़ कर रही है, मारते हैं, ये रोड ब्लॉक करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे एलजी मनोज सिन्हा जो हमारे जम्मू कश्मीर के इस टाइम गवर्नर साहब हैं, उससे आप क्या अपील करना चाहते हैं सर? देखिए रफी साहब, आदरणीय मनोज साहब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, एक एक एरिया में नहीं, हर किस्म का, हर जगह, हर एक आदमी का ख्याल रखा जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने ये बिजली के शॉर्ट वाली बात बताई, जो कर्मचारी शॉर्ट लगने से उसकी डेथ हो गई, जी, उसके लिए सरकार इंक्वायरी करती है कि इंक्वायरी में जो सही पाया जाता है, कई बार हम सुन लेते हैं कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो जो भी हुआ बुरा हुआ, हमें भी अफसोस बहुत है उसका, लेकिन उसकी सरकार जो है, पुलिस उसकी कोई ना कोई इंक्वायरी सही कर रही होगी, और मुलाजिम गलत नहीं करते हैं। जिनको जिम्मेवारी दी जाती है वो अच्छी इंक्वायरी करते हैं हमेशा। तो इंक्वायरी में जो पाया जाएगा उस ढंग से उसकी मदद भी होती है, और सरकार जरूर करनी चाहिए, सरकार को मदद। चलो वो आदमी बेचारा पूरा हो गया उसमें, तो उसकी मदद तो करनी ही चाहिए। लेकिन हमेशा केस जो है ना, उसकी पूरी थारोली जो है ना, पूरी इंक्वायरी करके ही उसके ऊपर बोला जा सकता है, उसके ऊपर ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जैसे डेली वेजर की बात मैंने की सर आपसे, हाँ, डेली वेजर का मैंने जिक्र किया आपसे, तो क्या एलजी मनोज सिन्हा से क्या अपील है कि इनको इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जो है, अब इलेक्शन की जो मुहिम है वो तेज हो चुकी है, हर पार्टी अपने लिए संघर्ष कर रही है। क्या एलजी मनोज सिन्हा से क्या आप अपील करना चाहते हैं कि ये जो डेली वेजर हैं इनको परमानेंट किया जाए? इसके लिए ऐसा है कि बात सही है कि डेली वेजेस जो हैं बड़ी देर से 20-20-30 साल से परेशान हैं। जी, सच में कहूँ तो वो बेचारे ससुराल नहीं जा पाते हैं। जी, मैं उन लोगों से कई बार अलग से बैठ के भी बात की है। शादी में जाना हो तो शादी में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जी, पैसे कम हैं, क्या करें, घर चलाएं या रिश्तेदारी भुगताएं, जो पैसे मिलते हैं उनका गुजारा होता नहीं। और आदमी जो है वो रिटायरमेंट उम्र पर आ गए हैं, जी, तो उनकी परेशानियां, उनको कुछ ना कुछ जरूर एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आदरणीय एलजी साहब जो है उनके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि वो लोग बड़े परेशान हैं। मैंने अपने नौकरी के टाइम में भी देखा है
कि सच में उनके घरों में बहुत बुरी हालत है। उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए, उनका कोई ना कोई हल निकालें। अब मैं लास्ट आपको पूछना चाहता हूं सर कि जैसे आपका कठुआ का शहर है, कठुआ के आपके नवासी जो हैं, जितने आपके कठुआ के अंदर रेंज है, तो अब आप पार्टी भी ज्वाइन करने वाले हैं, तो सर आप अपने हमारे JKUT 7 के माध्यम से अपने लोगों को क्या संदेश, हमारे JKUT 7 के माध्यम से क्या आप लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं सर? ऐसा सर कि मैं तो एक अभी रिटायर हुआ हूँ 30 तारीख को, जी और मैंने जो फील्ड में देखा है, जी लोगों को परेशानी तो बहुत है। भारत सरकार कर बहुत कुछ रही है, ऐसी बात नहीं है, जी लेकिन उसका जो प्रचार है ना, जी भारत सरकार की स्कीमों का प्रचार जो है, सरकार कोशिश बहुत कर रही है कि प्रचार हो, और हो भी रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना, जो कुछ लोगों के पास, अगर आप एक दिन प्रचार करके आते हैं तो दूसरे दिन जो ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे लोग हैं, उनको बहकाते हैं। जी तो लोगों को असल में पूरा पता अब भी नहीं चल रहा है कि भाई कौन सी जो स्कीम है वो कैसे उसका फायदा लिया जा सकता है। इसके लिए LG साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकारी दायरे जो हैं उनको और थोड़ा सा सख्ती से कहा जाए कि भाई जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनको समझ नहीं आ रही है, उनको घरों में कैंप लगाएं, गाँव में कैंप लगाएं, और उनको समझाएं कि ये जो स्कीमें हैं आपके लिए फायदे में हैं। जी तो वो एक प्रचार करने का जरूरत है, गांव गांव में जाके लोगों को समझाने की जरूरत है, ना कि सिर्फ आप लंबरदार के पास, सरपंच के पास, मेंबर के पास चले जाएं, 10 लोग इकट्ठे किए, बात करके चाय पी के आ गए, ये अच्छा नहीं है। उन लोगों के घरों में जाओ जो लोग झिझकते हैं अफसरों से बात करने के लिए, जी उनके साथ डोगरी में बात करें, जी चाय पिए उनके घर में, लोग चाय भी पिलाते हैं, आपकी सेवा भी करते हैं, जी तो उनको डोगरी में समझाएं कि मां जी या चाचू जी या भाई साहब, ये स्कीम जो है आप लोगों के लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए है, या जर्नल के लिए है, जो ओबीसी के लिए है। तो ये सब जो है ना, उनको पूरी सही तरीके से समझाएं, तो फिर वो लोग फायदा भी ले सकते हैं। और हर एक महकमे में एक इंक्वायरी काउंटर जो बनाया जाए, जब लोग, मेरी माँ बहनें जाती हैं दफ्तरों में किसी चीज को पूछने के लिए, तो आज भी कहीं कहीं दफ्तरों में उनका जो रवैया है वो अफसरों वाला है। जी रवैया जो है वो एक आम आदमी को देख करके, गरीब आदमी को देख करके, उनके साथ बात ही नहीं सही ढंग से करते, तो सुनाना क्या किसी। जी तो उनके साथ बड़े पोलाइटली बात करें, उनको अपने ढंग से बात करके समझाया जाए कि बहन जी, माता जी, या कोई, देखिए हम लोग हिंदू हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, या हम लोग ईसाई हैं, भाई तमीज तो सबको होती है ना। जी ये तो सभी धर्म में सिखाया जाता है कि अखलाक अच्छा होना चाहिए, जी चाहे वो बुजुर्ग अनपढ़ है, चाहे वो मजदूर है, उसके साथ बात तो तमीज से करे ना। जी तो जब हम कहेंगे हाँ भाई क्या बात है, चलो कल आना, परसों आना, कोई ऐसा बात नहीं, तो गलत हो जाता है। तो उसके लिए ये है कि ये सरकारी दायरे को कहा जाए कि इन लोगों के साथ पोलाइटली डोगरी में बात करें, और उनको प्यार से समझाएं स्कीमें, तो वो लोग फायदा ले सकते हैं। स्कीमें सभी अच्छी है, बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी स्कीमें हैं जिनका बहुत बढ़िया फायदा हो सकता है। जी और जो एक मैं ये बताऊं कि पार्टी की बात है, अभी मैं जब रिटायर हुआ तो मेरे रिटायरमेंट में कम से कम 1700-1800 लोग आए थे, जी और वो लोग भी आए थे जिनको मैं बुला नहीं पाया था, वो लोग भी आए थे। जी तो मैंने ये देखा उसमें हिंदू, मुस्लिम, सभी तबके के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग आए थे। जी तो उसमें मैंने देखा कि उनको कुछ उम्मीद दिख रही थी हमसे, जी जी जबकि हम लोग तो ऐसे महकमे से थे कि हम लोग थोड़ा मतलब देश के प्रति ही सोचते हैं कि देश के जो खिलाफ है उनको हम बख्शते नहीं हैं। जी तो इन कुछ होने के बाद भी लोगों की आंखों में उम्मीद दिखती थी कि ये आदमी जो रिटायर हो रहा है, अगर ये आता है तो हमें इसका कुछ न कुछ हल निकालने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए, मुश्किलातों का हल निकालने के लिए ये आदमी काम आ सकता है। जी तो काफी सारे लोग अलग बुला करके बात करना चाह रहे थे, तो मैं उस दिन बड़ा बिजी था, मैं बात नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने गांव-गांव जा करके लोगों से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और लोगों से उनकी मुश्किलातें जो हल करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। अभी धनोड़ गांव में गए थे रात को, जी तो रात को वहाँ पर औरतें आई थी, उन्होंने कहा कि भाई साहब बाकी तो सब ठीक है, लोग वोट मांगने आ जाते हैं, बन भी जाते हैं, लेकिन असली बात कोई पूछता नहीं है। हमने बोला सुनाइए आप क्या बात है, तो वो बोलने लगे कि देखिए अभी जो बिजली का मसला चला है कि बिल आ रहा है, किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है। जी तो
तो 10-20 हजार हो तो चलो कोई बात नहीं, आधा माफ हो गया, आधा हम किस्तों में दे देते हैं। लेकिन जिसका 1 लाख है वो बेचारा कहाँ से देगा 50,000? जी तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो गई है। लोगों के घरों में बातें चल रही हैं, क्या करें? तो हमने सोचा कि भाई जहाँ सरकार ने आपको ये स्कीम दी है कि आधा माफ कर देते हैं और बाकी 12 किस्तों में दो, तो सरकार जरूर सोचेगी आपके बारे में, इसका भी आगे हल निकलेगा। हम भी कोशिश करेंगे किसी न किसी तरीके से बात ऊपर पहुंचाएं, जी ताकि उन लोगों को और थोड़ा फायदा हो जाए। जो गरीब लोग हैं, जो नहीं 50,000 भी दे सकते, उनको और थोड़ी छूट दी जाए बिजली बिल में। जी मैं नहीं कहता बिल्कुल मुफ्त मुफ्त कर दो, वो बिल्कुल बिजली बिल जो मुफ्त कर दो, मैं नहीं कहता, क्योंकि मुफ्त भी ठीक नहीं है। जी पर जिनका 50,000 बिल आया उनको इसमें और थोड़ी सी मेहरबानी की जाए और गरीब लोगों को और छूट दी जाए। जी उसके आगे जब हम फील्ड में जाएंगे तो हम लोगों को कहेंगे, मैंने रात को बोला था, वहां पर बड़ी हंसी हुई। जी मैंने बोला भाई डब्बू सिस्टम बनाओ, जी डोगरी में बोला, मैं कहा भाई डब्बू सिस्टम बनाओ, डब्बू में जिसके पास भी छुट्टे पैसे रहते हैं वो उसमें डाल दो, जिसको हम बुगनी कहते हैं, जी कि उसके लिए महीने में जब आपके पास 300-400 इकट्ठा होगा तो वो आप बिजली बिल के लिए रख दो, जी और फालतू खर्चे जो हैं वो बंद कर दो। हमने काफी उन लोगों को समझाया। उसके बाद उन्हें कहा कि हमारा डक वेल एक है, उसमें पूरी पानी का पूरा हल नहीं होता है, पानी नहीं पहुंचता है, चौथे दिन नंबर आता है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, इसके लिए भी हम, जैसे ही मेरा, जब मैं फील्ड में आता हूँ या कोई पार्टी ज्वाइन करता हूँ तो भाई उस वक्त मैं खुले से बात पहुंचाऊंगा, और कोशिश करते हैं कि महकमे के अफसरों से मिलते हैं कि भाई इनकी जो मदद की जाए। तो काफी सारी मुश्किलातें हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले से ये मैं कह दूं आपको जी कि पहले से जो हमने देखा है कि 50 साल 60 साल पहले जो हमने देखा, उससे काफी फर्क है। लोग जागरूक हुए हैं, लोगों को फायदा मिला है, रोड अच्छी बनी है। आपको 11 बजे 12 बजे 2 बजे रात को चलो गाड़ी लेके, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ एरिए जो मैंने पहले बताया जी कि कुछ एरिए ऐसे हैं वहां पर पार्शियलिटी हो रही है, मैं कहता हूँ सरकार की तरफ से नहीं है, जी वो कुछ नेता ऐसे हैं जो समझते हैं कि भाई इस एरिया में हमें वोट नहीं दिए हैं, जी वो मुझे लगता है कि उसके दिल में कोई कुंठा होती है, वो वहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। जी ये गलत है। मैं सभी नेताओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, जब एक आदमी बन जाता है वो सबका होता है। जी आप सच्चे मन से लोगों की सेवा करो, लोग आपको भगवान मानेंगे। जी आज भी लोग नेता को भगवान मानते हैं जब उनका काम हो जाता है। तो भाई ये पार्शियलिटी छोड़िए, आपको जिस एरिया में वोट मिले ना मिले, पर अगर आप बन गए हैं एक बार तो आप सबके हैं। जी जी तो सबकी सेवा करें, सबका काम करें। कोई एरिया ये सोच के ना छोड़ें कि ये गुजरों का एरिया है, ये गरीब लोगों का एरिया या शेड्यूल कास्ट का एरिया, कि यहाँ पर काम बाद में कराना है, ये मत करें प्लीज। आप दुआ ले लोगों की, आपकी उसमें हर काम में आपको जो है ना कामयाबी ही मिलेगी। तो आप सबका काम करें, पार्शलिटी मत करें। और रही बात मेरी ज्वाइन करने की, जी तो मेरे लोग जो है मेरे पास आ रहे हैं, घर में भी आ रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं। तो अभी जो मेरे शुभचिंतक हैं, क्योंकि मैंने 1978 में MNSS बनाई थी, उसमें भी मेरे साथ 900 आदमी जुड़ा था। उसके बाद 1987 में हमने एक ऐसा काम किया था कि जिसमें हमें, मुझे पर्सनली फायदा मिला, लेकिन मुझे लगता है कि उस वक्त फायदा नहीं मिला था। मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे जहाँ से निकाला गया था, जी ये आदमी नौकरी कर ले और ये पॉलिटिक्स में ना आए, कुछ लोगों को डर पैदा हो गया था, और मुझे नौकरी मिल गई। तो वो लोग सिरे चढ़ गए। आज उन लोगों का राज है। जो लोग उस वक्त नहीं आने चाहिए थे, उन्होंने आकर के लोगों के साथ पूरा जो एक, मैं कहता हूँ कि एक लोगों का एक हक में जो पूरी सही मायने में जो बात करनी थी वो नहीं की। जी हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे लोग जो कहेंगे, मेरा मन तो कहीं है, जी मैं अभी कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मेरे जो लोग कहेंगे, कि लोगों के सर पर ही आना है ना, जी वोट मांगने तो लोगों के पास जाना है। जी जी तो फिर जब लोगों की जहां मर्जी होगी, जी मैं देखूंगा कि 70-80% लोग जो कहेंगे, मैं उस साइड फैसला लूंगा। अभी मैं निकल रहा हूँ, गाँव गाँव में जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं ऐसा करें ऐसा करें, तो उस पर मैं गौर करूंगा और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा मैं किस पार्टी में जा रहा हूँ। तो ये आपको आने वाले दिन ही बताऊंगा। वो एक वो कहते हैं कि हम बचपन में एक शेर बोलते थे, जी मैं अगर याद मुझे आता है तो, कि हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, जी वक्त आने पर बता देंगे, है ना। जी जी एक मैं कहता था, मुझे भूल गया,
पर अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, पब्लिक जो कहेगी, लोग जो कहेंगे, उसमें ये नहीं है कि शेड्यूल कास्ट लोग, मैं ये नहीं देखता हूँ कि यह शेड्यूल कास्ट है तो मैं शेड्यूल कास्टों का ही नेता बनूं। भाई जो गरीब है उसकी मदद करो, चाहे वो पंडित है, राजपूत है, मुसलमान है, गुज्जर है, पटलिया है, बनियारा है, जहाँ सेवजिया है, कोई भी है जी। मैं चाहता हूँ कि गरीब आदमी की मदद की जाए, इसमें कोई जाति पाति की बात नहीं है, पर फिर भी ज्यादा गरीब जो है गुजर बकरवाल और शेड्यूल कास्ट ही हैं जी। तो सबको साथ लेते हुए, सबको सबकी मदद करते हुए, सबकी सुनते हुए मैं बहुत जल्दी एक फैसला लेने वाला हूँ, जो मुझे लगता है कि सबको मान्य ही होगा। और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से मेरी बात को पहुंचाए जी, कि भाई मैं एक ऐसे महकमे से आया हूँ कि जो गरीबों के और सभी लोगों के घरों तक पहुंच करके हम लोग उसमें से बात निकालते हैं जी। तो पता तो हमें पूरा है कि खासकर कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है, तो वो हमें पूरी जानकारी है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग जो है पहले देश के प्रति सोचें, देश के प्रति बात करें। नेशन पहले है, देश पहले है, अपना आप बाद में देखना है। तो सबका साथ लेते हुए मैं बहुत जल्दी आपको किसी अच्छी पार्टी में दिखाऊंगा आपको कि कहाँ जा रहा हूँ। मैं अभी से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो सर आपने JKUT 7 में हमें टाइम दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करते हैं। तो सर एक बार अब लास्ट में हम यहीं पे अपनी बातचीत को बंद करते हैं सर। तो JKUT 7 में जो नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइबर करें। तो भारत माता की जय। भारत माता की। आपका JKUT चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद रवि साहब, आपका स्पेशल धन्यवाद। मैं शायद आपको जानता भी हूँ, आप मल्हार के रहने वाले हैं, लोहाई के जी। तो मैंने वो इलाका देखा हुआ है, लोगों की परेशानियां, महकमे में रहते हुए भी हम वहाँ पर बहुत बार गए हैं और देखा है, वो रोड भी देखा है, वो आपकी ठोकें होती हैं वहाँ भी गए हैं, लोग कैसे रहते हैं मैं सब जानता हूँ, उस एरिया को अच्छी तरह से जानता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह है ना, देखते हैं। तो एक बार सर भारत माता की जय JKUT 7 पे बोल कर जाओ सर। भारत माता की जय। शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू। ओके।